आपकी टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर में ये कोई सोची समझी कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। और इस सफ़र के बीच में एक 6 साल के बच्चे ने कुछ इतना सिंपल कहा कि वही इस पूरी कहानी का टाइटल बन गया। डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। जुलाई 1976 में एक फैमिली प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से वेव वॉकर नाम की बोट पर निकली। गॉर्डन कुक, उनकी वाइफ मैरी, जोनाथन 6 साल का और सुजैन, जिसे सब सू कहते थे, 7 साल की। वे कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो 200 साल पहले सिर्फ एक बार हुआ था, कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक आदमी द्वारा। पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। गॉर्डन 37 साल के थे, एक बिजनेसमैन, प्रोफेशनल सेलर नहीं। उन्होंने और मैरी ने 16 साल वीकेंड्स, छुट्टियां, जब भी उन्हें पानी में जाने का मौका मिलता, वे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते थे। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सपना था जिसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ धीरे धीरे बुना था। बोट का भी जिक्र करना ज़रूरी है। वेव वॉकर 23 मीटर लंबी, 30 टन लकड़ी की बनी हुई, प्रोफेशनल्स द्वारा बनाई गई, और कुक फैमिली ने खुद इसे सबसे खराब मौसम में टेस्ट किया था। प्लान था 3 साल, 1,05,000 किलोमीटर। और कुछ समय तक सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे किसी सपने में होगा। सफ़र का पहला हिस्सा आराम से बीत गया। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से नीचे केप टाउन तक अच्छी हवाएं, अच्छे दिन। केप टाउन में गॉर्डन और मैरी ने 2 और क्रू मेंबर्स लिए, लैरी विजिल नाम का एक अमेरिकन और हर्ब सीगलर नाम का एक स्विस सेलर। वे इसके बाद सदर्न इंडियन ओशन की तरफ जा रहे थे, दुनिया के सबसे रफ समुद्रों में से एक। केप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन तेज हवाएं शुरू हो गईं और वे रुकी नहीं। हफ्तों तक वे लगातार चलती रहीं। 25 दिसंबर को वे केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे। तेज हवाओं से मुझे डर नहीं लगा, लेकिन लहरों का साइज बहुत डरावना था। 15 मीटर तक ऊंची, हमारे मेन मास्ट जितनी ऊंची। उनके पास बोट पर क्रिसमस ट्री था, समुद्र के बीचों बीच आम जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा। नया साल आया, मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने खुद से कहा कि इसे जल्द ही बदल जाना चाहिए। एक अजीब सी खामोशी के साथ आने वाली तबाही का पहला संकेत शाम 6 बजे के करीब मिला। हवा अचानक रुक गई, आसमान काला पड़ गया, गड़गड़ाहट गरज में बदल गई। डर के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये बादल नहीं था, ये एक ऐसी लहर थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल वर्टिकल, दूसरी लहरों से लगभग 2 गुनी ऊंची। एक पल के लिए गॉर्डन को लगा कि शायद वे इसके ऊपर से निकल जाएंगे। वे इसके ऊपर से नहीं निकल पाए। मेरा सिर व्हील से टकराया। उनकी पसलियां टूट गईं। मुझे याद है कि मैं शिप से बाहर उड़ रहा था और लहरों के नीचे डूब रहा था। मैंने अपनी आने वाली मौत को स्वीकार कर लिया।
और जैसे ही मैं होश खो रहा था, मुझे काफी शांति महसूस हुई। उनकी मौत नहीं हुई, उनका सिर पानी की सतह के ऊपर आया। कुछ मीटर दूर वे वॉकर पलटने की कगार पर थी। उन्होंने गार्ड रेल्स को पकड़ा और हवा में उछलकर वापस शिप के मेन बूम पर जा गिरे। किसी तरह उन्होंने व्हील ढूंढा। वे महसूस कर सकते थे कि शिप के नीचे पानी भर गया है, लेकिन वे व्हील छोड़कर चेक करने की हिम्मत नहीं कर सके। हम डूब रहे हैं, डेक टूट चुके हैं, हम पानी से भरे हुए हैं। व्हील संभालो। नीचे लैरी और हर्ब पहले से ही पानी पंप कर रहे थे, जैसे पागलों की तरह। टूटी हुई लकड़ियां अजीब एंगल पर लटकी हुई थीं। हल का पूरा स्टारबोर्ड साइड अंदर की तरफ मुड़ गया था। कपड़े, बर्तन, चार्ट्स, डिब्बे, खिलौने, सब कुछ गहरे पानी में बह रहे थे। वे तैरते रेंगते हुए बच्चों के केबिन तक पहुंचे। तुम सब ठीक हो? हाँ, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। उसने अपनी आंखों के ऊपर एक सूजन की तरफ इशारा किया। गॉर्डन के पास उस समय सिर की चोट के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। शिप में पानी भर रहा था। स्टारबोर्ड साइड बुरी तरह टूटी हुई थी और हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था। उन्होंने कैनवास को गैपिंग होल्स के ऊपर खींचा और उन पर वाटरप्रूफ हैच कवर्स लगा दिए। कुछ पानी अभी भी अंदर आ रहा था। फिर हैंड पंप्स जाम हो गए। इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी लगातार बढ़ रहा था और जब वे स्पेयर हैंड पंप्स खोजने गए तो उन्होंने पाया कि उन्हें पहले ही बाहर फेंक दिया गया था, फोरेस्टेसेल, जिब, डोंगी और मेन एंकर के साथ। फिर उन्हें याद आया, चार्ट रूम के फर्श के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप था। उन्होंने इसे कनेक्ट किया। यह काम कर गया। उसके बाद की रात में कोई ड्रामा नहीं था, बस एक अंतहीन कड़कड़ाती ठंड वाली रूटीन। स्टीयरिंग, पंपिंग, रेडियो पर काम करना, मेडे कॉल्स भेजना जिनका कोई जवाब नहीं मिला, जो कि जायज़ है क्योंकि वो समुद्र के इस बीच हिस्से में थे। तभी सू ने उन्हें बाकी चोटें दिखाईं। उसका सिर बुरी तरह सूज गया था, 2 काली आंखें। उसके हाथ पर एक गहरा कट था जिसे उसने पहले नहीं बताया था। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक 7 साल की बच्ची घंटों तक यह बात अपने तक रखे हुए ताकि उसके पिता अपना काम जारी रख सकें। 3 जनवरी की सुबह तक हालात काफी हद तक काबू में थे। हमारी एकमात्र उम्मीद विशाल समुद्र में इन छोटे द्वीपों तक पहुंचना था, लेकिन जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाते, हमारे चांस बहुत कम थे। 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे तक पानी बाहर निकालने के बाद मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट मिले और हमने लगभग 2 दिनों में अपना पहला खाना खाया। लेकिन ये राहत बहुत कम समय के लिए थी। और 5 जनवरी की सुबह तक हालत फिर से बहुत खराब हो गई। डैडी, क्या हम मरने वाले हैं? गॉर्डन ने उसे बताया कि वे बच सकते हैं। डैडी, हमें मरने से डर नहीं लगता। अगर हम सब साथ हैं, आप और मम्मी, सू और मैं। गॉर्डन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, कोई नहीं। वे केबिन से बाहर निकले और वही करने गए जो उन्हें करना आता था। जो कुछ भी बचा था उसके साथ समुद्र से लड़ना। उस शाम मैरी और गॉर्डन साथ बैठे और हाथ पकड़े रहे, जबकि नीचे टूटी हुई तख्तियों से पानी अंदर आता रहा।
हम दोनों ने महसूस किया कि अंत बहुत करीब था। किसी तरह हमें यह करना ही था। वेव वॉकर टिक गई, वह तूफान से बाहर निकल आई। छह जनवरी की सुबह तक हवा आखिरकार कम हो रही थी। गॉर्डन ने सेक्सटेंट के साथ रीडिंग लेने की कोशिश की। चार्ट रूम में वापस उन्होंने हवा की गति पर काम किया, यह पता लगाने की कोशिश की कि वे सटीक रूप से कहाँ थे। जब वे इस पर काम कर रहे थे, सू उनके पास आई और बैठ गई। उसने उन्हें एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। फ्रंट पर उसने अपने माता पिता के कैरिकेचर बनाए थे और अंदर, ओह मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। तो यह कार्ड शुक्रिया कहने के लिए है और उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। करीब 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी से 185 डिग्री की दिशा में चलने को कहा। हालांकि असल में मुझे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अगर किस्मत रही तो आप 5 बजे तक आइलैंड देख पाएंगे। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा हो रहा था। मुझे पता था कि वो आइलैंड छूट चुका होगा। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? पर क्यों? मुझे अभी क्यों? क्योंकि आप पूरी दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन। अभी नहीं जॉन, मुझे डर है। क्यों? आप हैं। आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। क्या? दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड। वे रात के लिए तट पर रुके। अगली सुबह उस द्वीप पर रहने वाले सभी 28 लोग नीचे आए और उन्होंने चीयर किया, उन्हें किनारे पर लाने में मदद की। जमीन पर वापस आकर गॉर्डन के विचार सबसे बढ़कर एक 7 साल की लड़की की तरफ, जिसने उन्हें सिर की चोट के बारे में परेशान नहीं करना चाहा, जिसका बाद में इलाज करने के लिए 6 अलग-अलग ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, और एक 6 साल के लड़के की तरफ जिसे मरने से डर नहीं लगता था। अब हमेशा की तरह एग्जाम बूस्टर का टाइम है, सो दैट हम न सिर्फ कहानी को देखें बल्कि आंसर्स भी परफेक्टली दें। पहला, टाइटल पर फोकस करें। टाइटल एक सीधा कोट है, जोनाथन के अपने शब्द, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये कहानी आपसे यह नहीं कह रही कि खतरा कितना था, बल्कि ये कि सुरक्षित रहने से ज्यादा क्या मायने रखता था। दूसरा, यह कहानी क्यों बताएं? कोई वेव वॉकर जैसी बोट को उस तरह के समुद्र में क्यों ले जाएगा 2 छोटे बच्चों के साथ? टेक्स्ट इसका सीधा जवाब नहीं देता। ये बस आपको एक ऐसी फैमिली दिखाता है जिसने 16 साल तक कुछ सपना देखा, जाकर उसे किया, उसे करते हुए लगभग सब कुछ खो दिया, और दूसरी तरफ से निकलकर भी अभी भी विश्वास रखते हैं कि यह कोशिश करना वर्थ था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये रिस्क लेने लायक था? यही वह सवाल है जो चैप्टर आपके लिए छोड़ जाता है। ये नहीं कि तूफान सर्वाइवेबल था या नहीं। गॉर्डन कुक ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कहा। खुद तय करें कि एक आदमी जो आधा डूब चुका हो, आधा जम चुका हो और डूबती बोट से पानी पंप करने के 36 घंटे बाद ऐसी बात क्यों कहेगा, और उसका मतलब भी यही होगा। अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।